नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे। एक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी, है ना? उसी का ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, वो उसी न्यूज़ का है। तो मुझे लगा कि सबसे पहले तो जो कन्फ्यूज़न है, इसको मिटानी चाहिए। तो ये जो अभी आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी सी, ये मैंने इंस्टाग्राम पे किसी अकाउंट से वहाँ से उठाया है, ठीक है? तो इस न्यूज़ में ज़रा लिखा क्या है, देखिए ज़रा। Indian government is selling diesel to Bangladesh at 50 rupees per liter while it sells to Indians at 90 rupees per liter। ठीक है कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश को 50 रुपीज पर लीटर में डीजल बेच रही है, लेकिन अपने खुद के नागरिकों को वही डीजल 90 रुपए में बेच रही है। अब इसके यूपर कई लोगों का गुस्सा देखने को मिला। देखिए, ऐसा है कि इसके पीछे की कहानी ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब तक आप पूरी कहानी समझेंगे नहीं, या यूं कह लो कि ये आधा ज्ञान है ना, आधा अधूरा जो ज्ञान है। तो आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो पूरा का पूरा मतलब ऐसा होता है कि खतरनाक होता है किसी के लिए भी। तो सबसे पहले इस डाउट क्लियर करते हैं, है ना? क्या चीज होगी, है ना? फिर कुछ देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ महंगा है, बांग्लादेश में सस्ता है। तो महंगा सस्ता ये थोड़ा सा देखेंगे, पर पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो बांग्लादेश, है ना, ये इंपोर्ट कर रहा है डीजल फ्रॉम द इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इससे एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन एग्रीमेंट के द्वारा, है ना, बांग्लादेश की एक जो कंपनी है वो है बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। उन्होंने ये डीजल खरीदने का, है, फैसला लिया है। कितना डीजल? तो 180,000 टन्स इतना डीजल हम बांग्लादेश को सेल कर रहे हैं। कब कब करेंगे? तो जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच में इंडिया की मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और उस जो पाइपलाइन का नाम है वो है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। एक मिनट। हाँ, तो वापस आते हैं अपने इशू पे। तो ये जो पूरा का पूरा इशू है इसकी वजह से आया है। तो बांग्लादेश को इंडिया सेल कर रहा है डीजल, ठीक है? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इंडिया की जो कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब जरा समझते हैं ये 50 रुपीज वाला केस। तो सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश को डीजल सेल कर रहा है क्या? तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हाँ कर रहा है। दूसरा कि 50 रुपीज पर लीटर में कर रहा है, तो हाँ 50 to 51 रुपीज पर लीटर में कर रहा है। पर जरा समझिए इस खेल को पूरा, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए, टोटल जो इंपोर्ट हो रहा है वो है 180,000 करोड़ जो टन है, ठीक है? इतना इतने डीजल का इंपोर्ट कर रहा है। टोटल जो कॉस्ट इसकी बताएगी वो है 14.62 बिलियन बांग्लादेशी टका, है ना? बांग्लादेश की जो कंट्री है, करेंसी है, वो टका है। तो टोटल 14.62 बिलियन, यानी कि लगभग अगर हम देखें तो 1462 करोड़, ठीक है? इंडिया अगर भाषा में, हमारे भाषा में करोड़ में बात करें, तो 1462 करोड़ बांग्लादेशी टका इसके लिए खर्च किया जाएगा, और 180,000 टन जो डीजल है वो इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश भारत से। अब क्या करेंगे हम, जरा हम निकाल लेते हैं कि पर लीटर जो कॉस्ट पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको, ये जो टन में लिखा हुआ है इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो एक टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। तो उस हिसाब से 180, है ना, 180,000 टन जो होगा वो करीब करीब 180,000,000 ये सब जो दिख रहा है आपको, इतना होगा, ठीक है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 18 करोड़ किलोग्राम, ठीक है? 18 करोड़ किलोग्राम, इतना हमारे पास जो है, हमारे पास डीजल, हम इसको किलोग्राम में सेल करेंगे। कन्वर्ट अभी क्या करेंगे, हम किलोग्राम को लीटर में चेंज कर लेंगे। तो एवरेज जो डेंसिटी है वो है डीजल की 0.84 किलोग्राम पर लीटर। इसके अलावा जो लीटर को हम निकालेंगे तो टोटल किलोग्राम डिवाइडेड बाय टोटल डेंसिटी आ जाएगा हमारे पास करीब करीब 21.43 करोड़ लीटर, इतना समझ लीजिए लीटर में, है ना? असली हमारा जो बात होने वाली है वो इसके ऊपर होने वाली है, 21.43। अब जरा देखिए, कॉस्ट पर लीटर कितना आएगा? कॉस्ट पर लीटर मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स। तो टोटल कॉस्ट है 14.14 और टोटल जो लीटर में हमारा जो आया है, कितना लीटर हमको इंपोर्ट करना है, तो वो है 21.43 करोड़ लीटर, इतना हमको उनको देना है।
अगर हम इस पूरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा हमारे पास 68.2 टका पर लीटर, जो कॉस्ट हम बेच रहे हैं, यानी कि 68.2 टका पर लीटर के हिसाब से हम उनको बेच रहे हैं। अब ये 68.2 जो है टका पर लीटर, इसको जब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 51 रुपीज पर लीटर। भारतीय रुपए में बात करोगे तो 51 रुपए लगभग इक्वल होता है 51 रुपए के बराबर। तो 51 रुपए लगभग हमको पड़ रहा है कि हम जो है 51 रुपए में बांग्लादेश को ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं डीजल। पर खेल यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी कहानी शुरू हुई है। जो बांग्लादेश हमसे खरीद रहा है डीजल 50 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, है ना, या 51 कह लो, ये जो है इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा 50 रुपीज पर लीटर है, ये पूरा ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज पर लीटर में बांग्लादेश के लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लोगों को मिलेगा ये केवल और केवल जो अभी दिया गया है वो इम्पोर्ट कॉस्ट है। ठीक है, ये इम्पोर्ट कॉस्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी इंपोर्ट, अभी बस जो सरकार ने खरीदा है बांग्लादेश की वो है ये पैसा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट का चार्ज जुड़ेगा, इसमें स्टोरेज का चार्ज जुड़ेगा, इसमें टैक्स जुड़ेगा कुछ हल्का फुल्का। ठीक है, इसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जुड़ेगा। जब ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा तो ये 50 नहीं रह जाएगा, ये तब जाके 75 और 80, मतलब 76 से 80 रुपए के बीच में पड़ेगा, है ना, जो वहां का सिटीजन है उसको। पर सवाल यही आता है कि हमारे यहाँ अब भी भैया महंगा है ना। ये 75 से 80 है, हम 88 से 95 के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 88 से 95 रुपए चल रहा है, इनका 75 से 80 फिर भी तो सस्ता है। तो देखो, इंडिया में जो लगता है वो 89 से 91, यानी कि 88 से 92, जो भी कहो इनको, ऐसा ऐसा कुछ चलता है एवरेज। ठीक है, अब जो डीजल का प्राइस है जो डिफरेंट है इंडिया और बांग्लादेश में, वो क्यों है, वो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है। जो गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसिंग को कंट्रोल करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो जो गवर्नमेंट जिस तरीके से अपना नियम बनाती है फ्यूल प्राइसिंग के लिए, उसके हिसाब से ये पैसा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब जरा दोनों का मॉडल समझ लेते हैं, बांग्लादेश का भी इंडिया का भी। तो बांग्लादेश क्या है कि बांग्लादेश में डीजल का जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। जबकि इंडिया में जो प्राइस है वो पूरा का पूरा छोड़ दिया जाता है मार्केट के हिसाब से। जैसा मार्केट चलेगा, इंटरनेशनल मार्केट जिस तरीके से चलेगा, उस हिसाब से जो इंडिया में डीजल का प्राइस होगा वो चेंज होगा। इसके अलावा बांग्लादेश अपने लोगों को वो सब्सिडी देता है फ्यूल के ऊपर। ठीक है, एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में फ्यूल का कॉमन पीपल को झटके से बचाने के लिए, कॉमन पीपल की जिम्मेदारी अपने ऊपर थोड़ा सा लेने के लिए, ये फ्यूल की सब्सिडी देते हैं। इंडिया में नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइस जो स्टेबल रहता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेबल रखते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट रखती है तो अपने हिसाब से रखती है वो, इसलिए जो वहाँ पे कॉस्ट पड़ती है वो तब भी कितना भी हाई जाती है, तो 76 रुपीज़ पर लीटर, 80 रुपीज़ पर लीटर ऐसे चलती है। इंडिया में जो है, इंडिया में जो प्राइसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस है उनके हिसाब से, क्रूड ऑयल प्राइस है उसके हिसाब से चेंज होती है, एक्सचेंज रेट के हिसाब से चेंज होती है। इंडिया में कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती डीजल के ऊपर पब्लिक को। ठीक है, इसलिए क्योंकि सब्सिडी नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल प्राइस चेंज जिस तरीके से हो रहा है, एक्सचेंज रेट जो है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हमने जो पूरा मॉडल है ना वो पूरा का पूरा हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा मार्केट चेंज होगा वैसा पैसा बढ़ेगा। इसलिए जो हमको डीजल दिखता है इंडिया में वो महंगा दिखता है। इसके अलावा जो है वो टैक्स डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट की वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह लगते हैं, वो स्टेट पर स्टेट अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से स्टेट अलग अलग स्टेट्स में डीजल के दाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, 2-4 रुपए का फर्क जो होता है वो आता है। इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं फॉर्म 40 to 50% ऑफ द डीजल प्राइस, है ना। अब ये टैक्स ही, मतलब अगर ये सोच रहे हैं कि 88 और 95 रुपए के बीच में चल रहा है, तो उसका 40 से 50% तो डीजल प्राइस में टैक्स ही चला जाता है ना। इसके अलावा जो प्रॉफिट वो कंपनी देगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो सब आपने पढ़ा, वो सब अलग से लगेगा। बांग्लादेश में क्या है कि पहला तो टैक्स कम है,
ठीक है, हम लोगों और टैक्स कम लगाते हैं। दूसरा, जो आम जनता पे भार आता है इसका, महंगाई का और जो महंगे तेल का, वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अपने ऊपर ले लेती है सब्सिडी के फॉर्म में। तो सब्सिडी पॉलिसी जो है, फ्यूल सब्सिडी, वो बांग्लादेश में है, इंडिया में नहीं है। बांग्लादेश सब्सिडी का यूज करता है ताकि कॉमन पीपल के ऊपर ये भार ना आए ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करने का। इसके बदले बांग्लादेश की सरकार ये पैसा देती है। जबकि इंडिया क्या करता है, इंडिया डीजल सब्सिडी हटा देता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल बर्डन, क्योंकि हम इंपोर्ट वगैरह जो करते हैं 80% से 85% जो हमारा इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो ये फिजिकल बर्डन हमारे ऊपर ना पड़े, है ना, जिसकी वजह से खर्चा ना बढ़े हमारा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डीजल की सब्सिडी हटा देते हैं, है ना। हम इसके ऊपर नहीं कोई खर्चा देते हैं। ठीक, समझ आया? तो इंडिया सब्सिडी नहीं देता है। इसके अलावा डीजल इज चीपर इन बांग्लादेश बिकॉज द गवर्नमेंट सब्सिडाइज फ्यूल। ठीक है, और टैक्स भी लो है। जबकि इंडिया में सब्सिडी नहीं है और टैक्सेस हाई हैं, है ना। मतलब मार्केट के हिसाब से पहला तो पैसा चेंज हो रहा है और दूसरा हाई टैक्स है। बांग्लादेश में सब्सिडी भी मिल रही है, टैक्स भी लो है। तो उस इसलिए जो आपको प्राइस दिखता है वो 76 लीटर आसपास दिखता है वहां पे, और यहाँ पे 88 लीटर, 10 रुपए का, 20 रुपए का जो फर्क आता है वो इसलिए आता है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, इसका मतलब क्या है कि जो बांग्लादेश है उसकी प्रायोरिटी है प्राइस स्टेबिलिटी, जबकि इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो है फिजिकल डिसिप्लिन और मार्केट प्राइसिंग। ठीक है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो मार्केट फिजिकल डिसिप्लिन और मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से चलती है। जबकि बांग्लादेश जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस रखता है, और जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए वो अपने ऊपर ज़्यादा भार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बना हुआ डीजल खरीदते हैं वो। अब सवाल आता है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, बांग्लादेश वाला और या फिर इंडिया वाला। ज़्यादातर लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि बांग्लादेश वाला, और भैया अपने जनता के लिए भलाई कर रहा है। देखो, कोई भी मॉडल बुरा नहीं है, ठीक है, किसी को भी परफेक्ट आंसर इसका कुछ नहीं है। ठीक है, कौन कोई पूछे कि कौन सा बेटर है, तो नहीं, कोई भी बेटर नहीं है इसमें से। ठीक है, कौन बेटर होगा ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की सिचुएशन क्या है और उसके गोल्स क्या है ना, क्या टारगेट लेके कंपनी चल रही है, इसके हिसाब से चेंज होगा। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा बांग्लादेशी और इंडिया का मॉडल समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बांग्लादेशी मॉडल जो कि प्राइस स्टेबिलिटी और सब्सिडी पर डिपेंड करता है ना, उसके एडवांटेज क्या है? पहला, तो फ्यूल प्राइसेस लो रहेंगे, प्रेडिक्टेबल रहेंगे कि हाँ ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। दूसरा, हेल्प किसको करेगा? तो फार्मर्स को, पुअर और मिडिल क्लास को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, और इसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो होगा वो ये होगा कि फ्यूल प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है लगातार, जो पैसा बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, जब कीमत बढ़ेगी ही नहीं, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट देगी, तो पब्लिक के ऊपर इसका ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक में गुस्सा नहीं होगा, पब्लिक में प्रोटेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसके फायदे हैं बांग्लादेशी मॉडल के। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ये है कि गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा सब्सिडी में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो पैसा भी दे देगी बहुत सारा, तो उधार भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डेप्थ जो प्रेशर है वो बनेगा। इन हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग से खर्च करने के लिए पैसा नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा सब्सिडी के फॉर्म में दे रही है। तो बाकी सेक्टर में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा डेप्थ प्रेशर, है ना, एक जो है वो दबाव बन जाएगा, किसका? खर्चे का, उधारी का। ठीक है, इसका भी, क्योंकि इतना बड़ा सब्सिडी देने के लिए आपको लेना तो पड़ेगा ना कुछ कहीं से, तो आपको ये चीज आती है। ठीक है, इसके नुकसान में ये कब बेस्ट होगा, बांग्लादेशी मॉडल कब बेस्ट रहता है? तो बांग्लादेशी मॉडल तब बेस्ट रहता है जब आपकी कंट्री छोटी हो, है ना। भारत एक बड़ी कंट्री है, बड़ी जनसंख्या है, तो ये यहाँ पे ये वाला मॉडल नहीं काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सोशल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि अब देखो जनता कम है, देश छोटा है, तो लोग खुशी से रहें इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा रिस्क ले लेती है कि चलो हम दे देंगे। और जो इसकी सब्सिडी है वो टेम्पररीली अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो तब ये बेस्ट है ना। हमेशा आप सब्सिडी देते रहेंगे अपनी जनता को, अगर आपका देश बड़ा है, तो भाई कंगाल हो जाओगे सब्सिडी देते हुए। जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्राइस स्टेबल है, क्या दिक्कत है, सरकार दे रही है, चलाओ खूब अंधाधुंध गाड़ी, डीजल जो भी है। ठीक है,
तो सब्सिडी भारत जैसे बड़े देश में इतनी ज़्यादा सब्सिडी हम नहीं दे सकते हर चीज़ पे, ठीक है। अब ये बात अलग है कि यहाँ पैसा नहीं लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बाकी सेक्टर में लगा रहे हैं। बाकी सेक्टर में स्कैम अलग तरीके से भी चल रहे हैं। इंडिया का मॉडल देख लेते हैं। इंडिया का मॉडल जो कि मार्केट प्राइसिंग और फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से चलता है, उसमें क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज में अगर देखोगे तो गवर्नमेंट फाइनेंसेस जो है वो हेल्थी रहते हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा हमको देना नहीं पड़ता है। हम उधार कम लेते हैं और इसकी वजह से हमारे ऊपर उधार पड़ता भी नहीं है। अगर पैसा हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी में नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, वेलफेयर स्कीम्स, इनके लिए पैसा बचता है बहुत सारा, ठीक है। और इसके लिए इनकरेज एफिशिएंट फ्यूल यूज, इन्वेस्टर ट्रस्ट इकोनॉमी मोर, ठीक है। इनकरेज एफिशिएंट फ्यूल यूज का मतलब क्या है कि देखो, जब सरकार पैसा नहीं देगी ना और फ्यूल महंगे होंगे तो लोग ज़्यादातर उसको ना बचा के यूज़ करेंगे। ये डीजल जैसी चीज़ों का यूज़ अगर जिनसे पोल्यूशन अगर हो रहा है ना, लगातार जला रहे हो, तो इससे क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट को भी खतरा है। तो डीजल का यूज़, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है ना, बार बार तो बनेंगे नहीं, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएंगे एक लिमिट के बाद, तो इनको बचाना भी है ना। अब अगर अंधाधुंध मैं सब्सिडी दे दूं तो आप तो गाड़ी उड़ाते रहेंगे, कुछ भी करो 70 के ऊपर जा ही नहीं रहा है प्राइस, क्योंकि सारा तो भार जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट को अलग से पैसा कहीं बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इसके फायदे में कि अगर आप मार्केट प्राइसिंग और फिस्कल डिसिप्लिन के को नज़रिए से देख रहे हो, बाकी जगहों पर आपको लगाने के लिए पैसे बच जाएंगे अगर आप सब्सिडी इसमें नहीं देते हो तो, है ना। और इसके अलावा एफिशिएंट जो फ्यूल का यूज़ है वो एफिशिएंट हो जाता है ना, काम जहाँ रहेगा वहीं यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं होता है। इसके बाद डिसएडवांटेज देते थे। पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि भाई फ्यूल का प्राइस हाई रहेगा हमेशा, है ना, आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के प्राइस के हिसाब से चल रहा है ना। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल, अब देखो कॉन्फ्लिक्ट वाला लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, है ना, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है ना, गल्फ में भी कभी कभी वॉर हो जाते हैं। तो जब ऐसे प्राइस, जब अलग कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन रहेंगे और वहां से आपका तेल आ रहा है, तो जब वहां पे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन रहेगा तो उससे लड़ाई वाले रीजन में महंगाई बढ़ती है। तो जब फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, तो सब्सिडी तो दे नहीं रही गवर्नमेंट, तो इन्फ्लेशन का तो झटका लगेगा आम जनता को। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, फूड, ये सब कॉस्टलियर हो जाएंगे क्योंकि इसमें फ्यूल वाला चार्ज तो ऐड करने लगेंगे ना सब। इसके अलावा पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, अब ये जो चीज़ जो देखने को मिल रही है वो यही चीज़ है जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि लोग गुस्सा है, तो वो इसी वजह से है कि भाई देखो, पर लोगों को समझ में नहीं आया ना क्यों ऐसा हो रहा है। अब समझ में आ जाएगा अगर आप पूरा वीडियो शुरू से देखोगे तो। इंडिया मॉडल और बांग्लादेश के मॉडल को अगर आप करीब से और डिटेल में समझोगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि देखो, ये गुस्से वाली बात नहीं है। दोनों के पॉलिसी अलग अलग है, गवर्नमेंट दोनों के हिसाब से अलग अलग हिसाब से चलती है। बांग्लादेश छोटी कंट्री है, हम बड़ी कंट्री हैं, हमारे हिसाब से अलग 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 फ्यूल पॉलिसी चलती है ना। कब ये बेस्ट है? जब हमारी इकोनॉमी लार्ज होगी और डाइवर्स होगी। तो इंडिया ऐसा ही कंट्री है, तो इसमें तो ये वाला आना तो कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा झटका आपको लगेगा, है ना, हो सकता है महंगाई पड़ी हो, ठीक है। पर इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा गवर्नमेंट जिम्मेदार हो, इसके लिए मार्केट फोर्सेस भी जिम्मेदार होती है। जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से मार्केट चलेगा, इंडिया ने अपना प्राइस उसके ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जब गवर्नमेंट चाहती है कि हमको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा हो, हम ना लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों पर फोकस करें। शॉर्ट में हम केवल इनको सब्सिडी बांट बांट के, है ना, अगर इनका ध्यान ऐसे ही रखते रहेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पे जब हमारा लक्ष्य हो कि हम ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने पर फोकस है हमारा, तो हम थोड़ा सा इसको दरकिनार कर देते हैं कि भाई देखो, इसमें सब्सिडी वगैरह देना थोड़ा सा कम कर दो। समझ आया? ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे कि कौन सा बेटर है, तो शॉर्ट टर्म में और अगर पीपल फोकस देखेंगे, जनता को मद्देनजर रख के देखेंगे, तो बांग्लादेश वाला मॉडल आपको अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि उसमें जनता के ऊपर ज़्यादा भार नहीं आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में और इकोनॉमी फोकस देखेंगे, अगर इकोनॉमी को फोकस करके, इन्वेस्टमेंट को फोकस करके और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, तो इंडिया का मॉडल सही है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट्स पीपल इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, while the fiscal discipline protects the economy in the long term। तो प्राइस स्टेबिलिटी, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए आपका गोल, आप खाली हैं, कुछ नहीं काम है, तो प्राइस स्टेबिलिटी करिए, थोड़ा सा सब्सिडी दे दीजिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी को फायदा हो, तो फिजिकल डिसिप्लिन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा।
अब दिक्कत क्या है कि अब दिक्कत है कि ये दोनों को मिला के अगर चले तो बहुत बढ़िया आएगा ना। जब महंगाई हो तो थोड़ा सा गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, जब प्राइसेस लो हो जाएं तो सब्सिडी हटा दे, बाकी चीज़ों पे फोकस करे। इन सिंपल वर्ड्स, अ बैलेंस्ड फ्यूल पॉलिसी मींस लेटिंग डीजल प्राइसेस चेंज नॉर्मली विद द मार्केट, है ना। मार्केट के हिसाब से चेंज होने दो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मार्केट के हिसाब से चलने दो। देखो, जब प्राइसेस सडनली राइज होते हैं, सडनली बढ़ते हैं, है ना, तो आम जनता को झटका लगता है, कॉमन पीपल को उससे बहुत ज्यादा झटका लगता है। उस समय सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा बाहर खुद के लिए रख ले, थोड़ा सा सब्सिडी लोगों को प्रोवाइड करे। जब ये प्राइसेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, सब्सिडी हटा देना। ठीक है, तो ये एक बैलेंस रिव्यू है। इसके अलावा, द गवर्नमेंट शुड नॉट मेक फ्यूल चीप फॉर एवरीवन ऑल द टाइम, बट इट शुड हेल्प ओनली दोज हु रियली नीड इट, लाइक फार्मर्स, पुअर पीपल, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड बाय गिविंग मनी डायरेक्टली टू और स्पेशल सपोर्ट। तो कुछ लोगों को, ऐसा नहीं कि सबको एक ही दाम में दे दो, कुछ लोगों के लिए स्पेशल कर सकते हैं आप, है ना। जैसे हमारा जो किसान है, उनको तो ज़रूरत है, तो उनको दीजिए सस्ते दाम पे। कुछ गरीब जो फैमिलीज हैं उनको दीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा कम कर दीजिए इसको, है ना, दाम को। ठीक है। और चाहे डायरेक्टली दे दीजिए, चाहे स्पेशल सपोर्ट कुछ स्कीम वगैरह के थ्रू दे दीजिए। तो ये कर सकती है गवर्नमेंट। जब when international oil prices rise sharply, the government can temporarily reduce taxes, है ना, ये काम कर सकती है कि अगर अचानक से प्राइसेस बढ़े हैं, तो आप एक काम करिए, टैक्स कम कर दीजिए थोड़ी दिन के लिए। ठीक है। जब ये कम हो जाएंगे, जब जो प्राइस है वो फिर से स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा टैक्स बढ़ा दीजिएगा। समझ आ रहा है। इससे इकोनॉमी अच्छे तरीके से चलती रहेगी लॉन्ग टर्म में। एट द सेम टाइम, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन बसेस, ट्रेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। ताकि ताकि भाई डीजल पे डिपेंडेंट ही ना रहे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ना। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब वापस से बनने में इनको बहुत टाइम लगेगा। तो भाई, जब डिमांड, देखो डिमांड ज़्यादा है और मार्केट में इनकी मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो कम है। तो जब क्वांटिटी कम होती है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो ऑलरेडी चीज़ महंगी बनती है ना। तो अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ट्रेन पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, तो डीजल का यूज़ ज़्यादा नहीं रहेगा। डीजल का यूज़ ज़्यादा नहीं रहेगा तो डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगी, है ना। डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगी तो इसकी प्राइस भी थोड़ी सी हल्की फुल्की जाएगी। इस तरीके से द गवर्नमेंट्स मनी स्टेज सेफ एंड पीपल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइसेस। तो ये एक तरीका है जिससे हम जो हाई प्राइसेस हैं फ्यूल के, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। समझ आया? उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि अभी जो ये न्यूज़ है, इसमें आधी अधूरी बात है। तो जो ये 50 रुपये पर लीटर है, ये केवल और केवल इम्पोर्ट कॉस्ट है। असल में ये जो प्राइस है वो 76 रुपये, है ना, या 80 रुपये, इस हिसाब से है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको क्लैरिटी मिली हो इसके ऊपर, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए, आम जनता में इसकी इस तरह का कन्फ्यूज़न, इसकी वजह से गुस्सा भी होता है। तो फालतू का गुस्सा ना करें, है ना। जो आपके वश में है वो करिए। थैंक यू सो मच आप सभी को, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।